बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। अगले आम इंतखाबात में कराची से कौन सी पार्टी जीतेगी इसका फैसला PS 114 के इलेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि PS 114 के बाय इलेक्शन को ट्रायल के तौर पे लिया जा रहा है, एक लिटमस टेस्ट के तौर पे लिया जा रहा है कि अगले आम इंतखाबात में कौन सी पार्टी जीतेगी। इस इलाके के जो डायनेमिक्स है वो भी बड़े मुख्तलिफ हैं और कराची की जो सियासी सूरत हाल है उसमें भी बड़ी तब्दीली आई है। जैसे कराची को कहा जाता है कि वो मिनी पाकिस्तान है, इसी तरह इस इलाके को कहा जाता है कि मिनी कराची है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में PS 114 में तमाम ज़बान बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ उर्दू स्पीकिंग भी हैं, यहाँ पश्तो आबादी भी है, यहाँ पर पंजाबी आबादी भी है, सिंधी बोलने वाले भी हैं, इसीलिए तमाम ज़बान बोलने वाले इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं और ये इलेक्शन इस वजह से दिलचस्प होगा। दूसरा जो अहम वजह है वो है MQM की पॉलिटिक्स। 22 अगस्त के बाद MQM की पॉलिटिक्स में बड़ी तब्दीली आई है। MQM लंदन, MQM पाकिस्तान अलग अलग हो चुके हैं। अल्ताफ हुसैन ने वाज़े तौर पे कहा है कि इस इलेक्शन का MQM बाइकआउट करे, लेकिन MQM का ये दावा है कि वो ये इलेक्शन जीतेंगे। उनका ये भी दावा है कि 2013 में भी वो जीत गए थे। इरफानुल्लाह मरवत ने धांधली की थी जो कि साबित हुई ट्रिब्यूनल में, जो कि साबित हुई सुप्रीम कोर्ट में। तो वो पूरी उम्मीद है कि MQM पाकिस्तान ये इलेक्शन जीतेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। 2013 में यहाँ से उन्होंने 14,000 वोट लिया। इस मरतबा उनके फाउंडिंग मेंबर नजीब हारून साहब उनके कैंडिडेट हैं और इसके अलावा इरफानुल्लाह मरवत जो कि पहले इलेक्शन जीते थे यहाँ से, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। रही बात पीपल्स पार्टी की, सेनेटर सईद गनी साहब यहाँ पे कैंडिडेट हैं, एक अच्छे कैंडिडेट हैं, कराची के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, अभी भी हैं सेक्रेटरी जनरल, और पीपल्स पार्टी का अर्बन फेस है। और इस मरतबा पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि क्योंकि हमने कराची में काम किया है, हमने कराची में पैसा लगाया है, कराची में फंड्स दिए हैं, लिहाजा सूरत हाल 2013 के मुकाबले में मुख्तलिफ होगी। आपको याद दिलाऊं 2013 में पीपल्स पार्टी ने 4,000 से भी कम वोट यहाँ पे लिया था। MQM से पीछे रहे, PMLN से पीछे रहे, PTI से भी पीछे रहे, लेकिन इस मरतबा सेनेटर सईद गनी साहब का दावा है कि 100% वो ये इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चले से कोर्ट चलते हैं, वहाँ पे सेनेटर सईद गनी साहब से बात करते हैं इस हल्के के हवाले से और 9 जुलाई PS 114 इलेक्शंस के हवाले से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चनेसर कोर्ट में और मेरे साथ PS 114 के पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सेनेटर सईद गनी साहब मौजूद हैं। सईद गनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पीपल्स पार्टी के लिए इलेक्शन कितना अहम है, क्योंकि कहा जा रहा है जो PS 114 का इलेक्शन जीतेगा ऐन मुमकिन है कि आम इंतखाबात जो होंगे कराची में उसमें उस जमात का जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए ये बात मैं तो कम से कम पिछले कोई साल 1.5 साल से कह रहा हूँ कि 2018 के इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में सबसे बड़ी सियासी जमात होगी। और जो बात आपने कही है मैं इससे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 9 जुलाई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ एक सीट जीतेगी बल्कि भारी अक्सरियत से जीतेगी। रियलिस्टिकली क्या चांस है सईद गनी साहब आपका, क्योंकि 2013 के इंतखाबात में 37,000 वोट यहाँ से लिया इरफान मरवत साहब ने, 30,000 से ज़्यादा वोट लिया MQM ने और आप लोगों ने यानी कि पीपल्स पार्टी ने 4,000 से भी कम वोट लिया, तो क्या चांस है रियलिस्टिकली आपका? देखिए ये लोगों को सिर्फ वो किताब में जो लिखी हुई चीज़ें वो नज़र आती है, जो हक़ाइक़ होते हैं लोग भूल जाते हैं। हकीकत तो यही जो मैंने आपको नहीं, अब हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। 3,800 वोट जब पड़े पीपल्स पार्टी को, तो ये चनेसर कोर्ट जहाँ हम खड़े हैं ये रिवायती तौर पर पीपल्स पार्टी का एरिया है और यहाँ से हमेशा पीपल्स पार्टी जीतती रही है। 2013 के इंतखाब में जो यहाँ की पोलिंग स्टेशंस थी वो बहरहाल एक लंबी कहानी है। मरवत साहब के लिए वो टेक ओवर की गई और पीपल्स पार्टी के एजेंट्स और लोगों को वहाँ से बाहर निकाला गया और वहाँ जो पीपल्स पार्टी का सारा वोट था वो मरवत साहब के नाम पर ठप्पे मार कर डाल दिया गया। और फिर ये बात साबित हुई जब मरवत के ख़िलाफ़ जो ट्राइब्यूनल ने फैसला दिया उसमें भी, और जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया वो भी, जिन वजूहात की बिना पर वो डीसीट हुए हैं वो धांधली चनेसर कोर्ट की पोलिंग स्टेशन पर हुई थी। चले उनके वोट जाली थे, उनको चैलेंज किया था MQM ने जिन्होंने 30,000 वोट लिया। सुन ले मेरी बात, तो जो 3,800 वोट पीपल्स पार्टी के थे उसमें यहाँ जो हमें हज़ारों वोट पड़ते हैं वो शामिल नहीं थे। MQM के जो 30-31 हज़ार थे या इनके जो 37,000 थे वो दोनों स्टैंपिंग थी, मुकाबला था ठप्पों का।
ये जीत गए, वो हार गए, ये जीत गए थे तो ये कोर्ट में नहीं गए, वो चले गए तो ये पकड़े गए। बहरहाल ना उनके 30 थे ना इनके 37 थे। अभी 2015 में बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं, इसी हल्के के अंदर पीपल्स पार्टी के 18,000 वोट हैं और एमक्यूएम के तकरीबन कोई 20,500 वोट हैं। और ये उस वक्त की बात है जब अल्ताफ हुसैन को अपना रहनुमा मानते थे। ये 18,000 वोट जो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को पड़े हैं लोकल बॉडीज में, वो आप उन वोटों को भी मिला रहे हैं जिन लोगों ने बाद में आपको ज्वाइन किया है? नहीं, मैं उन वोटों को मिला रहा हूँ जो सिर्फ तीर के निशान पे पड़े हैं। तीर के निशान पे पड़े, तीर के बाद में इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। बाद में जो ज्वाइन किए वो शामिल नहीं, अगर वो शामिल करें तो फिर तो बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, मैं लोकल बॉडीज में, आपको याद होगा मैं आया था आपके पास, आपने बड़ी मेहनत की थी, आपका भाई जो है वो चेयरमैन भी इलेक्ट हुआ था यहाँ से। आप लोगों ने क्यों नहीं चैलेंज किया? और मैंने 2 पार्टीज के वोट बताए, इवन जो पीटीआई थी उसका कोई वजूद पहले नहीं हमें नजर आता था इस इलाके में, उन्होंने भी 13-14 हज़ार वोट लिए। तो अगर आप कह रहे हैं सब ने थप्पे मारे हैं तो आप चैलेंज करते ना फिर। देखिए 2013 में जो इंतखाब हुआ उसमें पीटीआई की एक वेव थी। मैं नहीं समझता कि पीटीआई के जो वोट उस वक्त पड़े थे उसमें ठप्पे थे, वो जेन्युइनली लोगों ने उनको वोट दिया था और जो सच है वो मुझे तस्लीम करना चाहिए। लेकिन उसके बाद पीटीआई ने कराची में ग्राउंड लूज किया है। तो आज जहाँ पीटीआई खड़ी है वो 2013 वाली पोजीशन में बिल्कुल नहीं है और 2015 में भी उनके और जमात इस्लामी के मिला के इस हल्के में 11,000 वोट थे और उनका सिर्फ एक काउंसिलर जीता था। तो बहरहाल बहुत फ़र्क है। अब उन ओछे हथकंडों की बात करते हैं जिनका इल्ज़ाम कल फारूक सत्तार साहब ने आप पर लगाया है और आपकी जमात पर लगाया है। वो कहते हैं कि पुलिस कारकुनान को हरासा कर रही है, धमकियाँ दे रही है और इस तरीके से पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रही है। शहजाद, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप थोड़ा सा इस पर और रिसर्च कर लें, सर्वे कर लें। जितनी ईमानदारी और कानून के दायरे में रहकर ये कैंपेन हमने पीपल्स पार्टी ने इस हल्के में चलाई है, इसकी मिसाल आपको शायद पूरे मुल्क में कहीं नहीं मिलेगी। ये नाम बताएं ना किस कारकुन को किस एसएचओ ने या किस पुलिस अफसर ने फ़ोन किया है। मैंने अपनी पूरी कैंपेन में किसी एमएनए एमपीए वजीर को नहीं बुलाया, सिर्फ कल के जलसे में खुशी शाह साहब आए हैं जो कल हुआ है। पूरे 1.25 महीने 1.5 महीने की कैंपेन में कोई आदमी नहीं आया, कोई पीपल्स पार्टी का लीडर नहीं आया। एमक्यूएम जो इल्ज़ाम लगा रही है, उनके मेयर की मैं आपको वीडियोस देता हूँ, आपको तस्वीर देता हूँ, इनके जो डीएमसी का चेयरमैन उसकी तस्वीर वीडियो देता हूँ। वो अपने कैंडिडेट के साथ गाड़ियों में फिरते हैं। केएमसी की डीएमसी की सारी मशीनरी आज भी फिर आप इधर आपको नजर आएंगी कहीं ना कहीं लगी हुई है। पूरे शहर को छोड़ा हुआ है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को छोड़ा हुआ है, इस हल्के के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन ये इल्जाम तो वो आप पे भी लगा रहे हैं ना कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं आपको वीडियोस देता हूँ, दिखाएं, किसी की तस्वीर दिखाएं, कोई वीडियो दिखाएं कि सरकारी मशीनरी पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल हो रही है। एक चीज दिखाएं। एक बात वो करते हैं वो तरक्याती कामों की, उसको मैं मानता हूँ। ये भी कल कहा है कि हमने दरख्वास्त दी थी पोलिंग स्टेशन को तब्दील करने के लिए, जो कि डिसमिस कर दी गई है, जिसकी वजह से हमारे 30,000 वोटों का नुकसान होगा। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। 2013 में एमक्यूएम के जो रिवायती हथकंडे होते हैं, उन्हीं हथकंडों को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पोलिंग स्कीम अपनी मर्जी की बनाई। तो माफिया के तौर पे काम करते हैं ना, इनके हर जगह लोग घुसे में जो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो इन्होंने पोलिंग स्टेशन चेंज कराई अपनी मर्जी से। चेंज क्या कराई कि अगर एक आदमी मिसाल के तौर पे ब्लॉक ए में रहता है, उसका वोट डाल दिया, जो पोलिंग स्टेशन उसकी बनाई वो ब्लॉक डी में बना दी, और जो डी में रहता है उसको भेज दिया सी में। इसी तरह उन्होंने लोगों को परेशान किया ताकि लोग वोट जो है अपने सुने वो कास्ट न कर सकें। 2015 के बल्दियाती इलेक्शन में वो चीज़ें ठीक हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह किया कि इस दफा ज़मीनी इलेक्शन में दोबारा 2013 वाली पोलिंग लेकर आए, स्कीम जो लेकर आए। वो ये भी कह रहे हैं कि जहां पर उनका वोट है जिन इलाकों में, वहां पर वोटर्स ज्यादा हैं, पोलिंग स्टेशंस कम है, स्लो पोलिंग करवा कर जो है पीपल्स पार्टी को ये इलेक्शन जितवाया जाएगा। मेरे भाई ये काम तो हमने नहीं किया, ये तो इलेक्शन कमीशन से पूछें। अगर आप इतने पुरुम्मीद हैं कि जो तरक्याती काम हुआ है उसका फायदा होगा पीपल्स पार्टी को इस इलेक्शन में, तो क्या वजह है कि एक लंबा चौड़ा अलायंस आपने बनाया, एमडब्ल्यूएम आपको सपोर्ट कर रही है, जेयूपी, जेयूआई, एएनपी और सुना एमक्यूएम लंदन भी आपको सपोर्ट कर रही है इस इलेक्शन में? एमक्यूएम लंदन अल्लाह न करे मुझे सपोर्ट करे। देखें, कम से कम उन्होंने बाइकआउट कर दिया। वो नहीं ड्रामा है, सारा ड्रामा है, ये मैं आपको बताता हूँ, सारा ड्रामा है। ये सिर्फ लोगों, क्योंकि अल्ताफ हुसैन से इस वक्त लोग नफरत कर रहे हैं। अच्छा, पहले दूसरे इत्तेहादियों के हवाले से बता देना। मैं बताऊँ, ये जिन जमातों का आपने तस्करा किया, इन तमाम जमातों से राब्ते सब ने किए हैं, जितनी पार्टियां कंटेस्ट कर रही हैं। वो अलग बात है कि इन्होंने मेहरबानी की और हमारी बात को माना और हमारी हिमायत की। एमक्यूएम फाइट हो गई है 22 अगस्त के बाद, और अल्ताफ हुसैन ने बाकायदा कहा है कि एमक्यूएम लंदन जो है वो बाइकआउट करें, यानी कि उन्होंने एमक्यूएम को कहा है कि आप बाइकआउट करें। कितना बड़ा एडवांटेज होगा ये पीपल्स पार्टी के लिए? देखें, कोई एडवांटेज नहीं है। इनके सारे कंटूटे दहशतगर्द जो भागे हुए थे लंदन वालों के, वो सारे एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सिलेक्शन मिलकर लड़ रहे हैं दोनों, सारे काम कर रहे हैं यहाँ पर। और ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ जिस वक्त एक माहौल बना हुआ है, लोग नफरत कर रहे हैं उनसे, ये लोगों को बताएं कि जी हमसे वो अलग है और हमें वो गाली किस्म की कॉल दी है, तो फिर लोग तो नहीं निकलेंगे ना। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्होंने और एक घटियापन आज ये किया कल रात को कि यहाँ इलाके की गलियों में
हमारे जो उर्दू बोलने वाले भाई उनके खिलाफ शॉकिंग करवाइए, और ताकि लोगों को ये बताएं कि वो मैं करवा रहा हूँ, और लोगों के जहनों में वो एक इनसिक्योरिटी का जो है ना वो उनके जहनों में डालें, उनको ऐसा तासुर दें जिसके बदले में दोबारा इनको इकट्ठा करें। वही रवायती घटिया सियासत, झूठ, प्रोपेगेंडा, बेबुनियाद इल्ज़ामात की सियासत। चलें, ये मैं उनसे पूछूंगा सईद गनी साहब, लेकिन इस जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसको बड़ा हसास कहा जाता है, इसकी क्या वजह है? दूसरा, इस हल्के के हवाले से ये भी कहा जाता है कि एक मिनी कराची है, यहाँ पे पंजाबी भी है। बिल्कुल, मैंने पाकिस्तान है, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे पंजाबी भी है, सिंधी भी है, बलोची भी है, पठान भी है, उर्दू स्पीकिंग भी है, तो एक मिक्स है ये। नॉन महाजिर वोट जो है वो कम है, तो ये भी एडवांटेज है पीपल्स पार्टी का इस हल्के में। देखिए, ये एडवांटेज होता तो फिर माजी में फिर एमक्यू ना जीतती ना, लेकिन जो एमक्यू का तरीका वारदात है कि वो पहले तो ज़माना था कि वो ज़बरदस्ती घुस जाते थे, कब्ज़ा कर लेते थे, ठप्पे मारते थे। अब 2013 से उन्होंने वारदात का नया तरीका इख्तियार किया। वो जो पोलिंग का स्टाफ होता है उसमें ये अपने बंदे घुसाते हैं, फिर वो जब पोलिंग स्टाफ आता है तो रात में उनसे बुकें ले लेते हैं जिस पे स्टैम्प भी होता है, सिग्नेचर भी होता है, फिर सुबह जब वोटर इनके जाते हैं तो एक पर्ची की जगह 3-3, 4-4 ये डलवाते हैं। अब हम उन हथकंडों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसी बुनियाद पर जीतते हैं ना, वरना ये सीटें एमक्यू की हैं नहीं। खान मरवत साहब के हवाले से हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, नारा वोटो, जीए वोटो, नारा वोटो, जीए वोटो, नारा वोटो, जीए वोटो, नारा वोटो, जीए वोटो, नारा वोटो, जीए वोटो। इरफान मरवत साहब के साथ आपका क्या मसला है? वो कह रहे हैं कि शायद आने का उनका इरादा था पीपल्स पार्टी में, जो कि आपकी वजह से ख़त्म हो गया। ये क्या मामला है और क्या इसी वजह से वो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? मेरा कोई मसला नहीं है, और उनको नियतों की मार पड़ी है और कुछ भी नहीं है। कितनी उनकी सपोर्ट कितना मैटर करती है? मैंने तो ये भी सुना है कुछ इलाकों में एमक्यूएम को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ इलाकों में पीटीआई को। ये जो लोग उनको जानते हैं वो अच्छी तरह समझते हैं वो क्या करेंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ ये 7 पीटीआई के चल रहे हैं, 9 जुलाई को वोट एमक्यूएम को पड़वाएंगे ये, इसलिए कि उनका अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल इसमें है कि एमक्यू जीते। सईद गनी साहब, ये एक बड़ा टेस्ट होगा पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि बड़ी तनकीद हुई है, कराची में काम नहीं किया है, सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का। आप लोगों ने दावे किए हैं कि हमने डेवलपमेंट का काम शुरू किया है, यहाँ पे फंड्स हमने खर्च करना शुरू किए हैं, तो ये बड़ा लिटमस टेस्ट होगा, खासतौर पे आप क्योंकि एक अर्बन फेस हैं पीपल्स पार्टी का। यहाँ पे अगर आप इलेक्शन हारते हैं तो इसका मतलब जो लोग और मीडिया बातें करती है कि कराची में काम नहीं किया, वो दावे तो साबित होंगे ना फिर। देखें, एक तो ये हल्का जो है ये पीपल्स पार्टी का हल्का कभी भी नहीं रहा है, ठीक है ना जी, हमारा वीक एरिया रहा है ये, और जो पीपल्स पार्टी सीट्स निकालती है जो जीतने वाली, उसमें ये शामिल नहीं होती सीट। ऐसी सीट पर इलेक्शन लड़ने के लिए कोई बड़ा दिलगुर्दा चाहिए, और मैंने वो चैलेंज कबूल किया है, और जाहिर है कि मेरी अपनी ज़ाती तो इतनी ताकत नहीं है ना, मुझे यहाँ के लोगों पर एतमाद था, और चूँकि मैं सदियों से मेरा ख़ानदानिया रहता है, मेरा लोगों से उठना बैठना है, पर एक कॉन्फिडेंस के साथ में ही आया, और आज जितनी सपोर्ट मुझे इस इलाके में लोगों की है मेरी तवक्को से ज़्यादा है। क्या आखिरी सवाल, अगर आप कह रहे हैं बड़े मार्जिन से जीतेंगे, और पहले आपने ये इरादा किया था कि इलेक्शन जीतेंगे फिर बिलावल साहब को यहाँ बुलाएंगे, अब इलेक्शन से पहले क्यों आ रहे हैं बिलावल साहब, अगर आप बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं तो? हमारे पहले से ही मैं बता दूँ, नहीं, हमारे जो यहाँ के कारकुन हैं, हमारे जो 2 यहाँ के दोस्त हैं, उनकी ये ख्वाहिश थी कि बिलावल साहब इस इलेक्शन में आए, इसलिए कि यहाँ पर एक अजीब माहौल बना हुआ है। मोमेंटम देखें, ये जनरल इलेक्शंस में भी इतनी गहमागहमी आपको नज़र नहीं आएगी जो ज़िमनी इलेक्शन में हो गई है। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक मुनफरद ज़िमनी इलेक्शन है, और इसका जो टेम्पो बना है, मैं समझता हूँ कि उसमें मेरा और यहाँ के जो पीपल्स पार्टी के और कारकुन हैं जो मेरे हिमायती हैं, उनका बड़ा किरदार है कि हमने मजबूर किया एमक्यूएम को कि पूरी एमक्यूएम यहाँ फंसी हुई है, हमने मजबूर किया कि पूरी पीटीआई यहाँ फंसी हुई है, हमने मजबूर किया कि पूरी नून लीग यहाँ फंसी हुई है। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। 2013 में पीपल्स पार्टी को इस हल्के से ज्यादा वोट नहीं पड़ा, लेकिन इस मर्तबा सईद गनी साहब पुरुमीद है कि इलेक्शन वही जीतेंगे। कह रहे हैं कि सपोर्ट भी बढ़ी है, काम भी किया है, जिसका नतीजा आप देखेंगे पीपल्स पार्टी के फेवर में जाएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, और अब मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद में। PS 114 का ये इलाका MQM का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है और इस वक्त मेरे साथ MQM के रहनुमा मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब इस वक्त तकरीर भी कर रहे हैं, लेकिन मैं बात करूंगा अली रज़ा आब्दी साहब से जो कि MNA है इसी इलाके से। PS 114 जो है वो इन्हीं के इलाके के अंडर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अली रज़ा आब्दी साहब वक्त देने के लिए। इस इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है ये लिटमस टेस्ट है। जो जमात इस इलेक्शन में कामयाब होगी वो बहुत हद तक मुमकिन है कि 2018 के आम इंतखाबात में भी कामयाब हो। जी बिल्कुल, ये एक 2018 से पहले हम समझते हैं एक ट्रायल है और इस इलाके में ख़ास तौर पे जिसमें नॉन उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की परसेंटेज ज़्यादा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रिवायती तौर पे यहाँ पे जीतती रही है। 2013 में भी जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 30,300 वोट्स थे और मरवत साहब के 37,000 वोट्स थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और ट्रिब्यूनल ने दोनों को ओवरटर्न कर दिया था धांधली पे और 17,500 वोट्स का डिक्लेयर किया था कि वो गलत फेक डले गए थे, जो कि चनेसर कोट और ऐसी साइट्स पे जहाँ पे ठप्पे लगे थे। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमारा बल्दियात में भी हमने यहाँ पे 22,000 वोट्स लिए हैं और यहाँ से हमारे यूसी चेयरमैन भी हैं, काउंसलर्स भी हैं और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह इस दफ़ा फिर से। अब इस सिलेक्शन में डायनामिक्स बहुत बदल गए हैं, नए प्लेयर्स भी आ गए हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी तब्दीली आई थी, उस पर पहले बात कर लेते हैं। MQM 22 अगस्त के बाद डिवाइड हो गई, एक MQM लंदन हो गई, एक MQM पाकिस्तान। अल्ताफ हुसैन ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि इस इलेक्शन का MQM बाइकआउट करे। कितना बड़ा नुकसान होगा और ये डिवीजन जो MQM में आई है कितना नुकसानदेह साबित हो सकती है इस इलेक्शन में आपके लिए? आप यहाँ पे रैली में देख सकते हैं कि कितने लोग मौजूद हैं हमारे साथ। इसी तरह रास्ते में आप चले तो लोगों ने खिड़कियों से बाहर निकल के हमारा साथ दिया, हाथ हिलाए और हमें हमारे पास एश्योरेंसेस हैं बहुत सारे लोगों से, बरादरियों से, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ये देखा गया है कि जब भी मरवत साहब ने अगर यहाँ पे जब थे तो उन्होंने कोई काम ख़ास तौर पे मुत्तहिदा के इलाकों में नहीं कराया, तो लोग डिस्टर्ब्ड हैं, लोगों ने मिस किया हुआ है। तो इस वजह से लोग अपने इलाके, गली, मोहल्लों तक के मसलों को देखते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ही प्रेफर कर रहे हैं। ये बाइकआउट से कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ख्याल में? वो इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह की पावर और जिस तरह के लोग हमारे साथ हैं इस वक्त, उससे नहीं लग रहा कि कोई फ़र्क। अच्छा, लेकिन यही बात मलीर के इलेक्शन वक्त भी हो रही थी। आपने 2013 में PS 127 मलीर की सीट से तकरीबन 60,000 वोट लिया था अशफाक मंगी साहब ने। अलहदगी के बाद, अल्ताफ हुसैन के लाताल्लुकी के बाद आप लोगों ने उसी हल्के से सिर्फ 15,000 वोट लिया, तो हमने फर्क तो देखा था, डेंट तो पड़ा था। बिल्कुल, वहाँ पे असल में कुछ प्लानिंग का इशू हो गया था, पार्टी डिस्टर्ब थी फौरी तौर पे। उसके बाद इलेक्शन आ गया था जहाँ पे हमने पोलिंग स्टेशंस पे उसके जो गोट थे वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट्स बिठाने थे वो नहीं बैठ सके थे, तो टेक्निकल मिस्टेक्स थी उसमें कुछ बहुत सारी, जिससे हमें वो सीट नहीं जीत सके। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी काफ़ी फोर्स किया गया था और काफ़ी हथकंडे इस्तेमाल किए गए थे। फिर MQM फिर वो हकीकी जो थी उसको भी इस्तेमाल किया गया था हमारे पोलिंग स्टेशंस पे तंग करने के लिए, तो उस वजह से प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन इस दफ़ा हम समझते हैं कि एक तो मुत्तहिदा ने अपना रिवाइवल किया है, दूसरा यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट वो रिवाइवल किया या नहीं किया इस इलेक्शन में पता चलेगा, इंशाल्लाह पता चल जाएगा। और अगर आप इस हल्के से कामयाब नहीं होते या उतने वोट नहीं पड़ते जितने 2013 में, तो फिर आपको वो तस्लीम करना पड़ेगा कि हाँ, लंदन के अलहदगी के बाद डेंट पड़ा है आपके वोट बैंक पे। वो तो इंशाल्लाह 9 तारीख की शाम को पता चलेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, लेकिन हम पुरअज़म हैं, पुरुमीद हैं और हम समझते हैं कि जो मुत्तहिदा का एक मुत्तहिद वोट है, हमेशा से जो रिवायती वोट है, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को और पतंग को ही मिलेगा और इंशाल्लाह ताला फिर से मुत्तहिदा उसी तरह से। जैसे मैंने कहा, इस इलाके के डायनेमिक्स बड़े बदले हैं। इरफानुल्लाह मरवत खुद नहीं लड़ रहे हैं इलेक्शन, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं, ऑफिशियली उन्होंने कहा है सपोर्ट कर रहे हैं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। क्या यह बात दुरुस्त है कि कुछ इलाकों में आपको भी सपोर्ट कर रहे हैं वो? देखिए, इरफान साहब की वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो उनके जो कुछ लोग हैं डिफरेंट इलाकों में, जहाँ पे आजम बस्ती अख्तर कॉलोनी में तो PTI की तरफ है, लेकिन मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद और इस तरफ जहाँ पे मुत्तहिदा का वोट ज़्यादा है, वहाँ पे उनके लोगों ने हमको बाकायदा ऐलान करके सपोर्ट किया है। ये हल्का जो है, इसमें जैसे आपने खुद कहा कि जो मुहाजिर वोट है, जो उर्दू स्पीकिंग वोट है, वो 30% के आसपास है, बाकी नॉन मुहाजिर वोट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके डायनेमिक्स बड़े मुख्तलिफ हैं। बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे पख्तून बरादरी और यहाँ पे पंजाबी बरादरी बहुत ज़्यादा है और
उन्हीं का हमारे जब 2013 में भी उन्होंने ही वोट दिया था हमको, और इस दफ़ा भी हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और वोट देंगे। और महाजिर वोट जो है हमारा, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, वो देखते हैं कि इंशाल्लाह 9 तारीख को आपको साबित भी करके देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब टाइम देने के लिए। मैं देख रहा हूँ आप लोग मेहनत कर रहे हैं और गाने भी आपने तब्दील कर लिए, उसमें भी यकीनन बहुत मेहनत लगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ एमक्यूएम के कैंडिडेट PS 114 से एमक्यूएम के कैंडिडेट कामरान टिसोरी साहब मौजूद हैं। कामरान साहब, पहले रऊफ सिद्दीकी साहब यहाँ से लड़े, दूसरे नंबर पर आए, इरफानुल्लाह मरवत यहाँ से जीते, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिलेक्शन में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इल्म में होना चाहिए और होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 17,000 वोटों की धांधली साबित होने पर ये बाई इलेक्शन करवाया है, और मैं समझता हूँ कि हम उसी वक्त जीत चुके थे जब ये फैसला हमारे हक में आया, और हम जीत कर उस वक्त भी खुशी मनाते, लेकिन ये बाई इलेक्शन आ गया। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 9 जुलाई को जो 4 साल तक हमारे मैंडेट को आवाम से दूर रखा गया, वो हमें दोबारा 9 जुलाई को मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त एमक्यूएम की रैली की क़यादत कर रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इस रैली में आपने हमें वक्त दिया है। क्या लग रहा है, कोई चांस है पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान का, क्योंकि पहले भी दूसरे नंबर पे थे और अब तो एमक्यूएम में एक डिवाइड भी आ चुका है? एमक्यूएम पिछले इलेक्शन में भी जीती थी, उसे ज़बरदस्ती हराया गया था। 6,000 वोटों से इरफानुल्लाह मरवत साहब जीते थे, और ये चंद केसेस में से एक केस है कि जहां ट्रिब्यूनल में भी हमारे हक में फैसला हुआ कि धांधली हुई है, हमारे मुखालिफ ने धांधली की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी, और उन पोलिंग स्टेशनों की निशानदेही भी की है। कोई 27 पोलिंग स्टेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने उन पोलिंग स्टेशनों का जिक्र किया। अखलाकी फतह तो हमारी हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इस इलाके के अवाम जो एमक्यूएम के साथ है उनकी फतह है, ये सीट उनकी है। ये दोबारा बाकायदा मौका दिया गया है। अखलाकी फतह के बाद, अदालती फतह के बाद इंशाल्लाह सियासी तौर पर भी ये PS 114 सिर्फ यहाँ के अवाम और वोटर्स के लिए अहम नहीं, इंशाल्लाह ये पूरे सिंध में जहाँ जहाँ एमक्यूएम का वोट बैंक रहा है ये उसको मजबूत करेगा, और ये 2018 में एमक्यूएम की पहले से ज़्यादा बड़ी कामयाबी की बुनियाद डालेगा, एक इनकलाब बर्पा होगा, और इंशाल्लाह मरदमशुमारी से नशिस्तों में इजाफा हो गया तो फिर अगला वजीर आला भी एमक्यूएम का होगा और PS 114 का उसमें अल्ताफ हुसैन का ये कहना कि इलेक्शन का बाइकआउट करें एमक्यूएम, कितना नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए? मैं समझता हूँ कि उनके लिए नुकसानदेह है। उन्होंने ये बात कह के एक 22 अगस्त को लाइन खींची थी, एक और लाइन खींच दी, और अगर उनके कहने के बावजूद अगर ये एमक्यूएम पाकिस्तान इलेक्शन जीतती है तो इसका मतलब ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो 40 साल से उर्दू बोलने वालों की, महाजरों की, मजलूमों की, तमाम बरादरियों की खिदमत कर रही है, ये एमक्यूएम वाहिद गरीब और मुतवस्सत तबके की जमात है, और एमक्यूएम की इन्हीं खूबियों और इसी इनफरादियत की वजह से एमक्यूएम को वोट मिलता है। ये साबित होगा वोट बैंक भी एक नजरिए का वोट बैंक है, और उस नजरिए के साथ हम खड़े हुए हैं। बाकी जो लोग बात कर रहे हैं, चाहे लंदन से कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वो तकसीम की बात कर रहे हैं। लोगों ने तकसीम होने से इनकार कर दिया है। लोगों ने कहा कि हम अपनी 40 साल की यूनिटी को बर्बाद नहीं होने, और PS 114 इस बात का सबूत होगा और मौका है लोग अपनी आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पीपल्स पार्टी ऊंचे हथकंडे अपना रही है। अभी मैंने सईद गनी साहब से पूछा है, वो कहते हैं 100% मैं जीतूंगा, एमक्यूएम को पता है और इसीलिए इल्जाम तराशी कर रही है एमक्यूएम। देखिए 100% उनके दावे के बरखिलाफ मैं ये कहता हूं कि एमक्यूएम अवाम की ताईद और हिमायत से ये 114 के इलेक्शन नहीं जीत रहे, हम 2018 का इलेक्शन जीत रहे हैं। ये अवाम फैसला देंगे, ये रेफरेंडम है यार। आप बाई इलेक्शन में आप वोट देखिएगा कितने बढ़ते हैं, आप वोटर्स टर्न आउट आप पाकिस्तान में भूल जाएंगे। जो PS 114 जीता वो कराची 2018 में जीतेगा, ये यकीन माने। आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, 2018 में फिर मुझसे बात कीजिएगा यहीं पर, इसी जगह, इसी गाड़ी की छत पर, और आप कहेंगे
तो आपने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया उसके बावजूद आप जीते जा रहे हैं। ये हमारा कॉन्फिडेंस है, ये हमारा इत्मीनान है। ये तो उनको हम एक्सपोज कर रहे हैं। 27 पोलिंग स्टेशन जब सवालिया निशान थे तो इलेक्शन कमीशन ने, रिटर्निंग अफसर ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद उन पोलिंग स्टेशनों पर जहां ठप्पे लगे थे, धांधली हुई थी, उनको क्यों नहीं खुसूसी इंतजाम में दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक नाज़रीन। PS 114 पर आपने हमारी कवरेज देखी। अब बात करते हैं पनामा केस पर। पनामा केस GIT का जो इस वक्त मरहला है उसमें सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। जो तमाम विटनेसेस थे GIT उनको बुला चुकी है, जो इस केस में अक्यूज्ड थे उनको भी GIT बुला चुकी है और अब 10 अप्रैल को इंतजार है फाइनल रिपोर्ट का और इसके बाद बेंच ने डिसाइड करना है कि वो केस आगे कैसे बढ़ेगा। नून लीग बार बार कहती रही है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, खासतौर पे जब से पनामा का मामला GIT पर गया है, कि उनको इसमें एक साजिश नजर आ रही है। अंदरूनी साजिश भी है, बैरूनी साजिश भी है। तो इस प्रोग्राम में जरा पूछेंगे अपने मेहमान से कि वो साजिश कर कौन रहा है। और दूसरा, GIT के हवाले से मुस्लिम लीग नून का एक मौक़िफ़ रहा है कि GIT मुतनाज़ा हो चुकी है। आज भी राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात कही है कि GIT मुतनाज़ा है और उसका फैसला जब जाएगा, उसकी जब रिपोर्ट जाएगी सुप्रीम कोर्ट पे, तो उसको हम चैलेंज करेंगे। क्या कहा था राना सनाउल्लाह साहब ने, सुनिए जरा। GIT जो है वो मुतनाज़िया है, मुतनाज़िया हो चुकी है। उसकी जो भी रिपोर्ट होगी उसके ऊपर हमारी जो रेजोल्यूशंस होगी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, वहाँ पे कंटेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसको तस्लीम करेंगे। GIT की रिपोर्ट पर जो रिजर्वेशंस होंगी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लॉ मिनिस्टर पंजाब राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नून लीग को हर फैसला कबूल होगा सुप्रीम कोर्ट का, या जो मनपसंद फैसला होगा, जो आपके हक में होगा सिर्फ वो कबूल होगा? नहीं, देखें, बात ये है कि अदालती फैसले जो हैं उनको इसलिए इम्प्लीमेंट किया जाता है या उनको इसलिए तस्लीम किया जाता है कि अगर आप आइन और रूल ऑफ लॉ से हट जाएंगे तो फिर जो है वो मुल्क इंतशार और अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए फ़ैसला जो है उसको ऑफिशियल कैपेसिटी में तो हम उसको तस्लीम करेंगे और उसको गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि यहाँ से या यहाँ से, तो वो तो हम जो है वो बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे। हम अपना जो मौक़िफ़ है, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी जो रिज़र्वेशंस हैं, हम वो उस बड़ी अदालत में लेके जाएंगे जिस अदालत ने जो है वो 2018 में लगना है और उसने अपना फ़ैसला सुनाना है। और ख़ुदा की अदालत के बाद इस दुनिया के ऊपर सबसे बड़ी वो अदालत है, वो जो फ़ैसला करेगी वो सबसे जो है वो बड़ा फ़ैसला होगा और उस फैसले के आगे जो है वो कोई फ़ैसला जो है वो मतलब जो कानूनी फ़ैसला होगा इस केस में, अपना मुकदमा जो है, जो कानूनी फ़ैसला होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, GIT रिपोर्ट की रोशनी में करना है, वो आप कबूल कर लेंगे चाहे उस पर आपकी रिजर्वेशन हो या ना हो। लेकिन फिर आप इस मामले को सियासी अदालत में लेके जाएंगे, अवामी अदालत में लेके जाएंगे? जी बिल्कुल, हम उसको लेके जाएंगे और हम ये समझते हैं कि ये जो केस है, ये धरना जो 1 था, उसके बाद ये जो लॉकडाउन था, उसके बाद पटिशन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की कि ये तो इस काबिल नहीं कि इसे सुना जाए। फिर लॉकडाउन जब नाकाम हुआ तो फिर ये जो है ये समात के लिए जो है वो एक्सेप्ट हुई और उसके बाद जो है वो समात जो है वो ठीक है, वो हो रही है और उसके ऊपर जो है वो मामला प्रोसीड हो रहा है। लेकिन हम भी तो कानून जानते हैं ना, लेकिन आपको इस बात में कोई शक है कि पहले एक पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है फ्रिवलेस कह के और बाद में वही रिपोर्ट, वही पिटीशन जो है एक्सेप्ट हो जाती है, तो आपको यहाँ पे भी कोई साजिश का पहलू नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्सेप्ट कर ली पिटीशन? जी बहरहाल देखें, एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे मेरी रिजर्वेशंस हैं और मैं समझता हूँ कि जब पहले इसको रिजेक्ट किया था वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था ना, वो कोई मैंने या आपने तो नहीं किया था। और उसके बाद फिर उसकी एक्सेप्टेंस हुई है। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम फ़िलहाल जो है वो नहीं करना चाहते और जब वो एक बड़ी अदालत लगेगी, जब वो एक बड़ी GIT बनेगी तो उसमें जब हम अपना मुकदमा पेश करेंगे तो उसमें हम ये सारी बातें जो है वो करेंगे।
जो कानूनी पहलू हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि वो फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही किया था, जिस फैसले की पादाश में एक पॉपुलर लीडर को जो है वो सज़ाए मौत दी गई। उस फैसले को, वो फैसला तो वो कानूनी तौर पे तो वो नाफिज हो गया, लेकिन उस फैसले को आज तक ना किसी अदालत ने, ना किसी जज ने, और ना ही 20 करोड़ अवाम में से बदतरीन जो मुखालिफ भी होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उसको उसने जो है वो दुरुस्त तस्लीम नहीं किया। राणा साहब, जब आप ये मुझे मिसाल दे रहे हैं कि उस वक्त जो हुआ, जो फैसला था, उस फैसले के पीछे ताकत किसकी थी? एक मिसाल और ले लें, कौन था उस फैसले के पीछे? एक मिसाल और ले लें, एक मिसाल और ले लें कि सिंध हाई कोर्ट ने और सिंध की जो टेररिस्ट कोर्ट थी, उसने मियां नवाज शरीफ को जो है वो एक हाई जैकर के तौर पे सज़ा दी और उसे डबल उम्र कैद, यानी 2 दफ़ा उम्र कैद की जो है वो सज़ा दी। आप मुझे ये बताएं कि इस बात को हुए को तकरीबन जो है वो यानी 17-18 साल हो गए हैं। इन 18 साल में किसी बदतरीन मियां नवाज शरीफ के मुखालिफ ने भी ये कहा है कि जिसने त्यारा अगवा किया था। तो बात यह है कि साहब, जो दोनों मिसालें आप मुझे दे रहे हैं, उसके पीछे ताकत कौन थी? उसके पीछे फोर्स थी उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, एक में ज़ियाउल हक, दूसरे में परवेज मुशर्रफ। क्या आप ये इशारा कर रहे हैं या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त भी वही फोर्स है? देखिए, बात यह है कि मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करना चाहता जिससे मेरी पार्टी के लिए कोई मुश्किलात खड़ी हों या मेरी लीडरशिप जो है उसके लिए कोई जो है वो मुश्किल आए। बाकी बात यह है कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो बिल्कुल जब मुझे मेरी पार्टी अलाउ करेगी तो बिल्कुल वो सारी बातें जो हैं वो सिर्फ नहीं कही नहीं जाएंगी, वो पूरे सबूत के साथ जो है वो कही जाएंगी और उनसे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम कहना चाहते हैं। राणा साहब, आपने जो 2 मिसालें दी हैं उससे तो इशारा आपका काफ़ी वाज़ेह है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक दफ़ा फिर पूछूंगा, साजिश कौन कर रहा है हुकूमत के खिलाफ? अंदरूनी साजिश कौन कर रहा है, बैरूनी साजिश कौन कर रहा है? आज जो आपके हरीफ हैं पीपल्स पार्टी हो, देखिए बात ये है, इमरान खान साहब, वो भी आपसे पूछ रहे हैं, मीडिया आपसे पूछ रहा है, कौन साजिश कर रहा है? देखें बात ये है कि हम वो कहते हैं ना कि जो आपके हाथ में एक है, आप उसे छोड़ के जो है वो बिहाइंड द बुश जो है वो 2 के पीछे जो है वो भागने वाली बात हम क्यों करें? जो चीज़ सामने है, इमरान खान सबसे बड़ा साज़ी है, उन तमाम साजिशों का मोहरा है और वो जो है वो सरगना है और उसके पीछे जो भी कुव्वतें हैं उनमें इस मुल्क के अंदर भी और बाहर भी वो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को जो है वो तरक्की से रोकना चाहती हैं, वो पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलना चाहती हैं, वो पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहती, वो पाकिस्तान में सिविल राज को जो है वो ताकतवर होता नहीं देखना चाहती, वो ताकतें जो हैं वो इस मुल्क में जमहूरियत को जो है वो आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती। तो आप इस मोहरे को जो है वो आप पकड़ें और एक आदमी जो कि एक सीजनड पॉलिटिशियन है वो पुकार के कह रहा है, आपको मीडिया को कह रहा है, कौम को कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई मुझे बुलाओ, मेरा बयान लो, मैं आपको एक एक नाम भी बताऊंगा, इसको भी बुलाओ, इसके सर पे कुरान रखो, मेरे पे रखो। इसने मुझे ये कहा कि ये जुडिशल कू हो रहा है, हमारी बात हो गई है चीफ जस्टिस से, पीछे फ़लाँ कुव्वत है, उसने बाकायदा नाम लिए हैं, 90 दिन में जो है वो इलेक्शन होगा, हमारी हुकूमत बन जाएगी, इनको हम चलता करेंगे। अब बात यह है कि जो नाम ले रहे हैं उनकी बात आप सुन नहीं रहे, जिन्हें नाम या जिन्हें बात करने की इजाज़त नहीं। आप देखें ना, मैं अपनी पार्टी के आप जावेद हाशमी साहब की बात करें, लेकिन मुझे एक बात बताइए, पार्टी को तो मैं यानी जो है वो पार्टी से तो नहीं मैं लड़ सकता। जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वो ये साजिश कर रहे हैं, क्या बात करने की कोशिश की है हुकूमती सतह पर या किसी पर्सनल लेवल पर कि हो क्या रहा है, ये क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं हमें पता है कि कौन कर रहा है साजिश। देखें, बात ये है कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जावेद हाशमी ने जो बात की है, अब मुझे बताएं कि उसमें कोई शक शुबा है? वो ये उसने कहा नहीं है, मैंने सुना, आपने भी यकीनन जरूर सुना, उसने कहा कि मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाओ, मेरा बयान तो रिकॉर्ड करो। तो बात ये है कि अब फिर क्यों नहीं किया जा रहा? चलें, अगर हमारे खदशात भी गलत हैं और जावेद हाशमी ने भी झूठ बोला, चलो ये साबित ही हो जाएगा
उसे सजा दें। मसला ये है राना साहब, आप जो एक तस्वीर हमें भी गलतफहमी में डाला, जो तस्वीर आप मेरे सामने रख रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि इमरान खान तो एक सियासी मोहरा है, उसके पीछे कुव्वतें हैं, तो उसमें पनामा भी है, उसमें कोर्ट भी है, उसमें JIT भी है, उसमें वो अनासर भी हैं जो कि माजी में 1977 कर चुके हैं या 12 अक्टूबर 1999 कर चुके हैं। तो ये सारा मिलकर एक गेम प्लान बनाया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। ये पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तानी की सियासी जमात है जिन पे बात ये है कि मेरी बात सुने, बात ये है कि आपने फैसला यकीनन पढ़ा होगा या उसके जो ऑपरेटिव पोर्शंस हैं, जो एजाज अफसर साहब का फैसला उसका जो पैरा यानी 81 से लेके आप 90 तक जो है वो थोड़े सफ़ात बनते हैं, आप उसको पढ़ लें। अब उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि कोई लॉ नोइंग आदमी जो है वो ये कह सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को या एक मेंबर पार्लियामेंट को सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर जो है वो कहा जाए कि वो सादिक और अमीन नहीं है कि उसने जी 4 तकरीरें की हैं, एक तकरीर जो है वो उसमें ये लफ्ज़ नहीं कहा, दूसरी में कह दिया, तीसरी में जो है वो नहीं कहा जो पहली में कह दिया। वो भाई इस बुनियाद के ऊपर तो फिर आप इस मुल्क के वो तो एक माइनॉरिटी का फैसला था ना, वो तो यूनियन काउंसिल से लेके जो है वो सेनेट तक सबको घर बिठा दें। आप इस बुनियाद के ऊपर जो अगर आपने डिस्क्वालीफाई करना है, सादिक और अमीन डिक्लेयर करना है तो फिर आप कर दें। फिर तो सारी दुनिया को कर दें। सर मामला यही है कि 5 जजेस ने इस बुनियाद पर नहीं किया। आप जिसको कोर्ट कर रहे हैं वो माइनॉरिटी की जजमेंट यार, बात ये है कि जो मेजर फैसला था, जो मेजॉरिटी का फैसला था, वो तो JIT के हक में था ना। उस JIT को भी आप कहते हैं मुतनाज़ा है। नहीं शहजाद, मुझे ये बताओ कि ये जो वो अतालवी जो वो गॉडफादर है, आप मुझे ये बताओ कि क्या एक मुल्क के 3 मरतबा जमहूरी तौर पे मुंतखब वज़ीर आज़म को, जिसके क्रेडिट में ये भी हो कि उसने जो है वो इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया है, यार उसके लिए इस किस्म की जो है वो उसको रेफरेंस देना, चले इस मौजू पे हमने काफी की कोई इज्जत नहीं है। राना साहब एक मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा। आपका डिफेंस का विटनेस है, कतरी शहजादा डिफेंस का विटनेस है। JIT टीम दोहा गई, वहां कहा कि पाकिस्तान एम्बेसी आ जाओ, कतर के फॉरेन ऑफिस आ जाओ। वो कहता नहीं, मेरे घर आओगे तो मैं बयान दूंगा। अभी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, डिफेंस का विटनेस। JIT जो है JIT साजिश कर रही है। आप मुझे बताओ कि जिस दिन JIT ने कहा था कतरी शहजादे को कि जी हम आपको 3 ऑप्शन देते हैं, आप हमारे पास आ जाएं, हम आपके पास अपने 2 मेंबर्स भेज देते हैं, आप वीडियो लिंक पे आ जाएं, वो आप मुझे बताएं उसमें ये सफारत खाने का था सर? तो वो गए, जब तैयार नहीं हो रहा था तो ये कह रहे थे कि देखिए वो आ नहीं रहा, लिहाजा शरीफ फैमिली का डिफेंस खत्म हो गया। अब वो तैयार हो गया, आप कहते हैं और क्या चाहते हैं? वो क्यों चाहते हैं कि उनके घर पे या उनके दफ्तर पे पूछताछ चले गए? वो दोहा चले गए, पाकिस्तान एम्बेसी आ जाए, क्योंकि केस तो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में चल रहा है ना। ये तो दोहा में और उसके ऑफिस में जो है वो आगे कोई बीच में कोई अपना बहरा अरब है बीच में, ये यहाँ से दोहा चले गए। तो कतरी शहजादे से भी आप लोग पूछ सकते हैं ना कि हमारा केस आप पे डिपेंड करता है, दोहा आगे वो आप भी 2 कदम आगे आ जाए, एम्बेसी आके रिकॉर्ड कर दें बयान, क्योंकि ये आपका डिफेंस है, आपका विटनेस है। नहीं मेरी बात सुने ना, इन्होंने जो उनको 3 ऑप्शन दिए उनमें से उसने एक ऑप्शन एक्सेप्ट कर ली। अब ये उस ऑप्शन को क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, क्यों बहाने कर रहे हैं? इन्होंने कहा था कि हम आपको सफारत खाने में बुला लेंगे, इन्होंने कहा था हम आपके पास आएंगे, 2 मेंबर्स आपके पास भेजेंगे, आप हमारे पास आ जाएं। पास आने से उनकी मुराद ये थी कि हम दोहा आ जाएंगे। नहीं मुझे बताया वीडियो लिंक जो है वो सफारत खाने में बनना था। देखिए मैं ये आपको बता दूं कि कतरी शहजादा जो है उसका हुसैन नवाज साहब गए हैं क्या मिथ है या रियलिटी? गए उसको कन्विंस करने गए कि आप आए एम्बेसी में बयान दें? नहीं ये मेरे इल्म में नहीं है, मैं इसकी तरदीद या तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन ये जो कहा गया कि ये जो अपना कतरी शहजादे का ख़त है ये मिथ है या ये अपना रियलिटी है, अगर उसका बयान आ जाए तो वो रियलिटी है और अब इसको ये बयान को रिकॉर्ड पे नहीं लाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम का। एक नाज़रीन आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।